अ प्रूडेंट इन्वेस्टर नॉट अ इनोसेंट विक्टिम, इस लाइन से आप समझ गए होंगे कि आज हम इकोनॉमिक ऑफेंस के बारे में बात करने वाले हैं। और ऐसे में मेरे साथ एक बहुत डायनामिक पर्सनालिटी, स्पेशल कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस देवेश श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। सर, सहारा समय में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, सबसे अहम बात इकोनॉमिक ऑफेंस, दुनिया लुट जाती है, इंसान उसके बाद पुलिस के और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता है। और अमूमन एक आम आदमी, लेमैन की अगर हम बात करें तो वो समझ नहीं पाता कि कैसे वो उस फ्रॉड की गिरफ्त में आ गया है। तो अगर हम डिफाइन करें पुलिस की भाषा में इकोनॉमिक ऑफेंस एग्जैक्टली क्या है और इसकी परिधि में क्या क्या ऑफेंसेस आते हैं? देखिए, जहाँ तक ट्रेडिशनल क्राइम्स की बात है, जो हम लोग बॉडी इंजरी का मानते हैं या चोरी के मानते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड है, उससे ये थोड़ा हटके है। इसमें जो फाइनेंशियल लॉस होता है और सब्सटेंटिव लॉस होता है, और जो नॉर्मली हमने देखा है कि इसमें या तो ट्रिकस्टर रहते हैं जो आपको ट्रिक करते हैं, और नहीं तो जो आपको एक लालच देके और सुनियोजित तरीके से फंसाया जाता है और उसके बाद आप अपनी पूंजी लुटा चुके होते हैं। हमें भी कोई फ्लैट लेना है या लैंड लेना है तो हम प्रॉपर्टी डीलर्स को अप्रोच करते हैं और बाद में खुलासा होता है कि वो एक चेन होती है बहुत लंबी, और कई बार ऐसी प्रॉपर्टी बेच देते हैं जो कि ऑलरेडी मॉर्गेज होती है, लोन होता है, या फिर कुछ कंट्रोवर्सीज होती हैं, लेकिन एक आम आदमी को पता नहीं लग पाता। जब वो पुलिस के दरवाजे पर दस्तक देती है तब खुलासा होता है कि ठगी हो गई है और कई लोगों की तो सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी चली जाती है। तो इस तरीके के काफ़ी केसेस जो हैं यूडब्ल्यू ने सॉल्व करे हैं। सबसे हाईलाइटेड केसेस भी अभी हमने देखे हैं रिसेंटली। ऐसे केसेस में कैसे बचा जाए और इन क्रिमिनल्स की जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट फ्रॉड करते हैं उनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या होती है? देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, जब भी आप अपना पैसा जो कि बड़ी मेहनत से आपने कमाया होता है उसको कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं या कहीं पे भी आप निवेश करते हैं, तो आपको सबसे पहली चीज़ जो ध्यान में रखनी चाहिए कि ड्यू डिलिजेंस किया गया है या नहीं। अगर आज की डेट में हमारे पास रेरा है कि जो बिल्डर है वो रेरा से ऑथोराइज्ड है या नहीं है, जो बिल्डर्स है उसका मार्केट में क्या क्रेडेंशियल है, जिस जगह पे वो ज़मीन दिखा रहा है वहाँ की जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं या जो भी लैंड ओनिंग अथॉरिटीज़ हैं उनसे उनको क्लियरेंस मिला हुआ है या नहीं। तो जब भी आप इस तरह का निवेश करें तो काफ़ी ड्यू डिलिजेंस का किया जाना बहुत ज़रूरी है। जो पीयर्स हैं उनसे भी रिव्यू लें, और अगर आप इस तरह की जो बेसिक सावधानियाँ रखते हैं, और जहाँ पे आपको अचानक देखिए, जो इकोनॉमिक ऑफेंस में हमने मेन चीज़ देखी कि जो रेट ऑफ रिटर्न है वो बहुत ही ज़्यादा अगर आपको दिखाया जा रहा है तो वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कोई भी व्यक्ति आपको, चाहे आप मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम देखें, चाहे कहीं पे भी देखें, जो पहले इन्वेस्टर्स होते हैं उनको तो वो लोग अच्छा रेट ऑफ रिटर्न देते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे नए इन्वेस्टर्स आते रहते हैं उनको चीटिंग का शिकार होना पड़ता है, क्योंकि जो अनरियलिस्टिक रेट ऑफ रिटर्न है वो आपको कोई नहीं दे सकता, अनरियलिस्टिक प्रॉफिट कोई नहीं दे सकता। सर, आपकी इस बात से मुझे याद आता है कि 8,000 से भी ज़्यादा कंप्लेंट्स थी बाइक बोट वाले मामले में, तो उनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या थी? क्योंकि जब लोग ठगे गए तो फिर एक बहुत तादाद, मतलब अमूमन देखा जाता है 8,000 से भी ज़्यादा लोग, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। जी, ये 8,000 तो केवल दिल्ली में थे। अगर आप पूरे इंडिया की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा संख्या 50,000 के आसपास पहुंच जाएगी। तो इसमें भी यही हुआ कि इतना कम धन पे और इन लोगों को प्रलोभन दिया गया कि हम लोग बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न देंगे, और उसी में लोग फंसते चले गए, और लिहाजा ये इतना बड़ा जो फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ। एक से सबसे अहम बात आती है शेयर मार्केट। हर किसी को ल्योर करता है, अट्रैक्ट करता है। डीमैट्स अकाउंट होते हैं, लोग क्या करते हैं, बहुत विश्वास में पावर ऑफ अटर्नी दे देते हैं, और उसके बाद पता चलता है कि मोटिव तो उनका ये था कि हम और पैसे कमाएंगे, लेकिन बाद में ठन ठन गोपाल हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए और कितना मुश्किल होता है फिर इस तरीके के फ्रॉडस्टर्स जो होते हैं उनको पकड़ना और पूरा इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि सारी तमाम चीज़ें सारी टेक्निकल बहुत ज़्यादा होती हैं। जी, ये टेक्निकल नेचर के काफ़ी ऑफेंस होते हैं, लेकिन इसमें जो मुख्य जो मुद्दा रहता है वो ये रहता है कि जब आप शेयर ब्रोकर्स होते हैं, उनके सब ब्रोकर हैं या उनके सब ब्रोकर्स हैं, तो किसी के भी हाथ में अगर आप अपना डीमैट अकाउंट देते हैं तो जो आप अगर पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं तो उसमें उसको कंप्लीट राइट्स नहीं दें। वो आपसे बात करे, आपसे बातचीत करे। तो कई लोग क्या होते हैं कि फिर मैंने बताया कि प्रलोभन दिया जाता है, शुरू में अच्छा रेट ऑफ रिटर्न दिया जाता है, तो वो लोग समझते हैं कि भाई अब सारी आप ही कर लो हमारे बिहाफ पे, और उसके चक्कर में वो सारा राइट उन्हें दे देते हैं, और उसके बाद वो धीरे धीरे ग्रेजुअली उनको ठगना शुरू करते हैं।
धीरे धीरे उनके रेट ऑफ रिटर्न कम होता है और एक दिन वो ये देखते हैं कि उनका पूरा डीमैट अकाउंट ही साइफन ऑफ हो गया है। दिल्ली जो है अभी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है एक्सटॉर्शन फ्रॉड केस, जो कि अभी आप लोग को काफ़ी सक्सेस भी मिली है उसमें। सुकेश चंद्रा वाला जो केस था सर, उसकी मॉडस फ्रेंडी क्या थी, और उसमें मेन चीज़ ये है कि पूरा का पूरा नेक्सस जो है वो बहुत बड़ा था, हर तरह की चालाकियाँ, मतलब ये चीज़ इस पर्टिकुलर केस से पता लगता है कि क्रिमिनल्स आर रियली मेंटली वेरी स्मार्ट। तो वो पूरा केस क्या था? देखिए, इसमें ये पहली बार हम लोगों ने इकोनॉमिक ऑफेंस जो विंग है दिल्ली पुलिस की, पहली बार हम लोगों ने इसमें मकोका लगाया, और जो सुकाश चंद्रशेखर है उसके और उसके साथियों पे, और जिन लोगों ने भी, कुछ जेल अधिकारियों ने भी उनका सहयोग दिया, तो उनके ऊपर महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल एक्ट की धाराएं लगाई गई, जो कि काफ़ी स्ट्रिंजेंट होती हैं। तो इसमें हमने एक देखा कि सुनियोजित तरीके से बड़े लोगों का नाम लेके, वो चाहे बड़े सरकारी रसूख वाले लोगों का नाम लेके, वो लोगों से एक्सटॉर्शन करता था, उनको ये भरोसा दिलाता था कि उनका काम हो जाएगा, और उसके बाद उनसे पैसा वसूली करता था। और इस रैकेट में मिडिलमैन भी शामिल थे, जो हवाला डीलर्स भी शामिल थे, कुछ जेल के अधिकारी और स्टाफ भी शामिल थे। तो इसमें इंटरनेशनल लिंक्स क्या क्या सामने आए हैं, क्योंकि बॉलीवुड का कनेक्शन तो सामने आया है इसमें? जो हम लोग अभी, चूँकि जांच का विषय है, लेकिन ये देखा गया कि पैसा जो है वो हवाला के थ्रू बाहर भी भेजा गया है। तो हम लोग इस चीज़ की गंभीरता से जांच कर रहे हैं, और जितनी भी जो एजेंसीज हैं हमारे साथ, जो बाकी एजेंसी होती हैं, उनका भी हम सहयोग ले रहे हैं। तो जब इस तरीके के केसेस होते हैं बिजनेसमैन का, अमूमन हम देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, और ऑल ऑफ अ सडन जब इस तरीके की चीज़ सामने आती है तो बहुत फेटल रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो किस तरीके के केसेस जो हैं यूडब्ल्यू के सामने आए हैं, एंड हाउ डू यू डील विद दीज काइंड ऑफ केसेस, और इसमें मॉडस फ्रेंडी क्या रहती है क्रिमिनल्स की? देखिए, जहाँ तक जो आप बात कर रही हैं, इसमें मॉडस ऑपरेंडी इनकी जो है अलग अलग तरीक़ों की होती है। जो अभी प्रेजेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं अस्थाना से, तो उन्होंने इस चीज़ में जनता को भी जागरूक बनाने के लिए हमें निर्देश दिया। तो अगर आप जो इकोनॉमिक ऑफेंस की बात कर रही हैं, तो मैं इसको 5 भागों में बांटूंगा जो हम लोग देखते हैं। एक है जो सबसे पहले की जो प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी लोन पे होती हैं या मॉर्टगेज होती हैं, उन प्रॉपर्टी को कोई आपको बेच देता है ये कह के कि ये फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेज है, और उसके बाद क्या कहते हैं कि आप जब खरीद चुके होते हैं और जब कंसर्न रेवेन्यू ऑफिस में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि ये तो ऑलरेडी मॉर्टगेज है, या कोई बैंक उस पर अधिकार जताता है। दूसरी जो हमने देखा, एक लैंड पुलिंग पॉलिसी का, जो डीडीए की लैंड पुलिंग पॉलिसी का काफ़ी जो बिल्डर्स थे उन्होंने फ़ायदा उठाया, और जो उन्होंने क्या किया कि लैंड पुलिंग पॉलिसी के नाम पे लोगों को फ्लैट या ज़मीन दिलाने के नाम पे काफ़ी इनसे पैसा लिया, और उसके बाद पता चला कि इस तरह की कोई पॉलिसी ऑपरेशनलाइज ही नहीं हुई थी। तो उसमें भी काफ़ी केस हमने रजिस्टर किए, और काफ़ी इन्वेस्टर्स जो आए थे हमारे पास, उनकी कंप्लेंट्स को दर्ज किया गया, और काफ़ी जो अपराधी थे उनको गिरफ्तार भी किया गया। तीसरा जो हमारा देखा गया, वो जो मैंने डीमैट अकाउंट के बारे में बात की कि आप डीमैट अकाउंट को अपना किस तरह सुरक्षित रखें। चौथा जो हमारा था वो था जो बिल्डर बायर्स का जो फ्रॉड है, जिसमें बायर्स को ल्योर किया जाता है ऐसी जगह। एल्डिको ग्रुप ऑफ कंपनीज का तो मामला ये था कि उसमें उनके अकाउंटेंट ने ही उनका पैसा साइफन ऑफ कर लिया था, लेकिन जो बाकी जैसे हॉस्पिटलिटी, अभी जेसी हॉस्पिटलिटी लिमिटेड का था, तो इसमें ये रहता है कि जहाँ पे प्रोजेक्ट आए भी नहीं रहते हैं, उनको जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं उनसे सैंक्शन भी या अप्रूवल भी नहीं मिलता है, उसके पहले ही वो लोग पैसा कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और जो 5वां है वो है जो हम लोग चिटफंड स्कीम या मल्टी लेवल मार्केटिंग या किटी पार्टी या इसमें कहते हैं, जिसमें आपके आसपास के लोग शामिल होते हैं और हाई रेट ऑफ रिटर्न का कह के, और वो एक दिन पैसा कलेक्ट करके आपका वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो इन 5 पे हमने छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म्स भी बनाई, बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में, ताकि जनता में इस बात का प्रचार प्रसार हो सके कि किस तरह इन अपराधों से बचा जा सके। मेरी जनता को आप इस तरीके से समझाइए कि कैसे वो जो है इस चीज़ से बचे, और अगर वो गिरफ्त में आ ही गए हैं किसी ठग के, कॉनमैन के, तो किस चीज़ से उन्हें क्या प्रोसीजर लेना चाहिए और पुलिस के दरवाजे तक किस तरह से दस्तक देनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक आप इस अपराध की बात कर रही हैं, सबसे पहली बात तो जो मैं कहूँगा कि
हम लोग इन अपराधों को, आपने देखा है जब अपराधियों को पकड़ा जाता है तो हम लोग इसको काफ़ी पब्लिसिटी भी देते हैं। तो उसका मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि जो विक्टिम्स हमारे पास अभी तक नहीं पहुंच पाए या जो कंप्लेनेंट्स नहीं पहुंच पाए, हो सकता है हमारे पास और कंप्लेनेंट आएँ जो इस तरह के अपराधियों का शिकार हुए। दूसरी बात जो रही अवेयरनेस कैंपेन की, जैसा मैंने कहा कि कमिश्नर साहब का बहुत फोकस है इस पे, तो जो हम लोग अपना शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, इसके अलावा हमने एक अपनी वैन भी रख रखी है, प्रबोधिनी वैन, जिसको हम लोग पिछले साल भर के करीब हम लोग जो पब्लिक की जगह हैं, मॉल्स हैं, पब्लिक प्लेसेज हैं, RW हैं, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, वहाँ पे ले जाके लोगों को इकोनॉमिक फ्रॉड्स के बारे में अवगत करवाते हैं। और ये हफ्ते में 2 दिन का इनका कार्यक्रम होता है। RBI के अधिकारी भी, SBI के अधिकारी भी और बाकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनके अधिकारी भी हमारी पुलिस के साथ रहते हैं, लोकल पुलिस का भी हम लोग साथ लेते हैं। और तीसरा जो बताया गया कि साइबर फ्रॉड्स हैं, तो साइबर फ्रॉड्स के बारे में भी हम लोग अब प्रबोधिनी का पार्ट है, इसको अवेयर करते हैं। आप देखेंगे हम लोग एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स भी रन करते हैं। तो इन चीज़ों के लिए सरकार ने हेल्पलाइन बनाई हुई है। और जहाँ तक दिल्ली पुलिस की बात है, ये एक बहुत प्रोफेशनल फोर्स है और आप लोग यहाँ पे जो कोई विक्टिम शिकार हुए हैं, अपना ईमेल से पे अपनी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। यहाँ हेल्पलाइन है, उनसे भी कंप्लेंट की जा सकती है। और नहीं तो किसी भी ऑफिस या जो पुलिस स्टेशन है वहाँ अपना विजिट कर सकते हैं और वहाँ अपनी कंप्लेंट भिजवाएं। ऑन बिहाफ ऑफ माई पब्लिक मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ आपसे कि थाने तक वो अप्रोच कर लेते हैं और अभियोग भी पंजीकृत हो जाता है, लेकिन डिले ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। कई बार थोड़ा सा बेरुखी का रवैया जो है वो देखना पड़ता है। तो अमूमन देखा जाता है जब सीनियर्स को अप्रोच होता है तो एक अप्रोच ऑल टुगेदर अलग होता है, पुलिसिंग का एक नया अलग फेस देखने को मिलता है। जब इस तरीके की दिक्कत आती है कि आपके अधीनस्थ उस तरीके का व्यवहार नहीं करते पब्लिक के साथ, तो उनके पास क्या रेमेडी है, किस तरीके से वो अधिकारियों को दस्तक दे? देखिए, आपको देखना पड़ेगा कि जो ट्रेडिशनल क्राइम्स हैं और इकोनॉमिक क्राइम्स हैं, ये दोनों दो अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। क्योंकि इकोनॉमिक ऑफेंसेज में क्या होता है कि जो विक्टिम है उससे ठगी हुई है, उसका पैसा गया है, तो उसकी ये उम्मीद रहती है कि जल्दी से जल्दी किसी भी तरह से मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाए। जबकि पुलिस का काम ये नहीं है। पुलिस का काम है इन क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करना, जो इसके पीछे लोग जिम्मेदार हैं उनको गिरफ्तार करना या उनको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करके उनके खिलाफ ट्रायल चलवाना। तो ये एक रहता है। और दूसरी चीज़ जो है कि ट्रेडिशनल क्राइम्स और जो इकोनॉमिक क्राइम में डिफरेंस है वो ये है कि इकोनॉमिक क्राइम्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, काफ़ी इंट्रिकेसीज होती हैं, आपको एक्सपर्ट्स की ओपिनियन चाहिए होती है। कई बार आप फिनेंशियल एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेते हैं, कई बार फॉरेंसिक एक्सपर्ट की ओपिनियन लेते हैं, कई बार ये डॉक्यूमेंट बेस्ड होता है प्राइमरली, तो आपको डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने पड़ते हैं डिफरेंट बैंक से, डिफरेंट फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, डिफरेंट अदर एजेंसीज से। तो मैं मानूंगा कि जो डिले है, इस तरह के केसेज आप नॉर्मल क्राइम की तरह आप जल्दी से जल्दी इनको निवारण नहीं कर सकते। बट हमारा यही रहता है, उद्देश्य रहता है, और हम यही कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस इन्वेस्टिगेशन को हम लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाएं। सर, विक्टिम का क्या राइट होता है? मतलब FIR लॉन्च होगी तो क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो विक्टिम के लिए जाननी ज़रूरी होती हैं एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन? देखिए, विक्टिम को सबसे पहले FIR की कॉपी दी जाती है। उसके बाद जब भी अगर एक्यूज की अरेस्ट होती है, जब हम लोग बेल लगाता है, बेल अपोजिशन की राइट है। ट्रायल के में प्रोसिक्यूशन को प्रोसिक्यूशन को जो है असिस्टेंस देने का उन्हें राइट है। इसके अलावा जो जितने भी एविडेंस है, एविडेंस कलेक्शन करना काम पुलिस का है, लेकिन अगर विक्टिम को ये पता चलता है कि क्या एविडेंस जुटाया जा सकता है तो वो इन एविडेंस को पुलिस अधिकारियों के साथ शेयर कर सकता है, और हो सकता है ये हमारे लिए उपयोगी हो और हमारी केस फाइल का हिस्सा बन सके। तो जो हमारी कोशिश रहती है, एक जैसे CP साहब ने एक नई कोशिश शुरू की है जन सुनवाई की, जिसमें हम हर शनिवार को 3 घंटे जन सुनवाई करते हैं। सारे सीनियर अफसर वहाँ बैठते हैं, तो उस दौरान भी विक्टिम्स को सुना जाता है। जो भी कंप्लेनेंट है वो आके बता सकते हैं कि उनके क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या नहीं है, कहाँ पे उनको कमी दिख रही है। और इसके अलावा हर स्टेज में जैसे हमारे पास आपका अपडेट है, उसमें भी पीरियडिकली अपडेट किया जाता है। छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए हैं कंप्लेनेंट के साथ, ताकि हम उनको लगातार अपडेट कर सकें।
और इसके अलावा जो मैंने बताया कि जहाँ गिरफ्तारी वगैरह है वहाँ पे अगर प्रेस के माध्यम से भी उनको सूचना मिलती है, तो हमारा जो पूरा अप्रोच रहता है वो विक्टिम सेंट्रिक है कि हम किस तरह से कंप्लेनेंट की ज़्यादा से ज़्यादा कानूनी तौर पे मदद कर सकें। तो हम ये चाहेंगे कि लोगों को राजधानी की पुलिस में विश्वास हो और हम लोग उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर ज़रूरत पड़ जाती है आप लोगों की अलर्टनेस की और मुस्तैदी की। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट के लिए इतना ज़्यादा सजग हैं और इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं तो थोड़ा हो जाइए अलर्ट, और आपकी अलर्टनेस के बाद भी अगर आप आ जाते हैं किसी फ्रॉडस्टर की चपेट में तो कोऑपरेट कीजिए पुलिस को और खुद भी रहिए मुस्तैद और अलर्ट। सर, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है, ये इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ जो आपके पास है, जो आप मेंटेन करते हैं, मतलब हमेशा हमने देखा है कि देवेश सर जो है मुस्कुराते हैं, लेकिन जब उनके एक्शंस होते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। और अब हम बात कर रहे हैं क्राइम की, और क्राइम में जब हम बात करें तो नार्कोटिक्स, ड्रग्स, ये जो है सुर्खियों में छाया हुआ है काफ़ी लंबे समय से। नार्कोटिक्स की अगर हम बात करें तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा सीजर्स होते हैं, पकड़े जाते हैं। तो ये जो ड्रग है इसको कंट्रोल कैसे कर रहे हैं? बिकॉज राजधानी में अगर थोड़ा सा क्वांटिटी भी पकड़ा जाता है तो इट इज़ अ नेशनल न्यूज़। देखिए, ड्रग्स के बारे में चूंकि भारत सरकार की भी पॉलिसी रही है, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रही है और बहुत ही हाईएस्ट लेवल पे इसको मॉनिटर किया जाता है। हमारे जो कमिश्नर साहब भी हैं, इनके पास भी पहले ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के चीफ भी रहे हैं, तो लिहाजा जो हमने इस पे बहुत सख्त कार्रवाई करनी शुरू की है। इसमें जो हमारा मेन उद्देश्य है कि केवल ड्रग पैडलर्स को ही नहीं पकड़ें, इसके अलावा हम जो इनके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं उन पे भी करें कि ड्रग आखिर जो पैडलर पकड़ा गया वो कहाँ से लाया और कहाँ पहुँचा रहा था। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है जब हम ड्रग्स की बात करते हैं तो डार्क वेब का इस्तेमाल होता है, और मैं काफ़ी टाइम से इस चीज़ को कवर करते आई हूँ, तो हमेशा देखा गया कि डार्क वेब, डीप वेब में काफ़ी ज़्यादा, मतलब अराउंड 65% वो इसी चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। बट वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये सारी ड्रग डीलिंग्स वगैरह हो रही हैं। ये भी देखा गया कि पार्सल स्कीम्स उनकी चली हैं एट द टाइम ऑफ कोविड, उन लोगों ने पार्सल के थ्रू जो है भेजना शुरू करा कंज्यूमर को। तो कहीं ना कहीं हम हमेशा ये देखते हैं कि कंज्यूमर गिरफ्त में आ जाता है, छोटे छोटे ड्रग पेडलर्स आ जाते हैं, और किंग पिन जो है काफ़ी दूर विदेश में बैठे रहते हैं। तो इस पूरी चेन को किस तरीके से क्रैक डाउन किया जाता है? देखिए, जैसे साइबर क्राइम की जो सबसे बड़ी आप कहें कि खासियत है कि ये एनोनिमस है, क्योंकि आपकी जो वेब की दुनिया है, जो इंटरनेट की दुनिया, उस पर आपकी कोई पहचान नहीं है। दूसरा, ये ट्रांसनेशनल क्राइम है, इसमें नेशनल बाउंड्रीज क्रॉस होती हैं, हर कंट्री के अपने अपने रूल्स होते हैं, हर केस में आप जो एविडेंस कलेक्शन करना मुश्किल होता है, और उसके अलावा जो इंटरनेशनल लेवल पे जो कॉपरेशन होता है वो भी डिफरेंट तरीके से डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट नॉर्म्स हैं। तो जहाँ तक ये बात है, हमारी दिल्ली पुलिस की जो अब इफ्सो यूनिट है, जो पहले साइपैड के नाम से जानी थी, काफ़ी कैपेबिलिटीज़ है। और अभी आपने देखा कि 1 महीने पहले हम लोगों ने हर जो डिस्ट्रिक्ट में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोले हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि हम अपनी फोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा साइबर ट्रेन करें और उनको इस तरह का कैपेबल बनाएं कि ये जो आपने साइबर क्राइम का, जो साइबर और नार्को का एक जो मिक्स हो रहा है, तो उस साइबर क्राइम से हम लोग प्रोफेशनली और विद नॉलेज इनका मुकाबला कर सकते हैं। हम लोग अगर पर्टिकुलरली दिल्ली की बात करें तो जो होम मिनिस्टर साहब की एजेंडाज हैं उसको लेके दिल्ली पुलिस ने अपनी वर्किंग में नार्कोटिक्स को लेके क्या चेंजेस लाए हैं? हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नेंस से ये मॉनिटर की जा रही है और इसके लिए सीपी साहब भी इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं। तो जो मैंने बताया कि हॉट स्पॉट जो आइडेंटिफिकेशन हुआ, इसके अलावा जो क्या कहते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेज हैं, उनको पूरी तरह से इस्टेब्लिश करना और उनको पकड़ना। इसके अलावा जो यूजर्स हैं उनको किस तरह से डिस्यूएड करना, चाहे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, चाहे एनजीओज हैं उनके थ्रू, चाहे डी एडिक्शन सेंटर्स हैं उनके थ्रू हम उनको इन सब्सटेंस अब्यूज़ से दूर रखें। और चौथा कि किस तरह से उन्हें और एवेन्यूज़ दें, चाहे वो स्पोर्ट्स एवेन्यू है, चाहे खेलो इंडिया का है, चाहे स्किल इंडिया का है, कि किस तरह से उनको स्किल दें
ताकि वो इन चीज़ों से दूर जा सर सके। एक आपका बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम है, जैसे जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं या जैसे आप ड्रग्स की उसकी बात कर रहे हैं, तो उन लोगों को आप लोग जो है ट्रेनिंग देकर उनको दोबारा जो है जॉब वगैरह और मेन स्ट्रीम जो होती है लोगों की, उसमें जैसे हम आम आदमी काम करता है उसमें लाने का प्रयास करते हैं। तो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये बात लीक होती है कि हाँ वंस अपॉन अ टाइम ये आदमी या ये बच्चा क्राइम में इन्वॉल्व था, तो उनके लिए एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी रहता होगा। तो आप लोग कैसे डील करते हैं और किस तरीके से उन बच्चों को ट्रेन करें, क्योंकि ये काफ़ी कमेंडेबल जॉब दिल्ली पुलिस की तरफ से किया जा रहा है? देखिए, इसमें मैं ये आप युवा कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, इसमें जी। मैं तारीफ़ करना चाहूँगा अपने फील्ड के पुलिस अफसर्स की। जी चाहे हमारे बीट लेवल के कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल रहे, जी। सब ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो पहले 4 साल जो रहे उसमें हम लोगों ने, आप विश्वास कीजिए कि 24 पुलिस स्टेशंस में ये युवा केंद्र चल रहे हैं और इनमें 12,000 बच्चों को लगभग प्रशिक्षण दिया गया और 7,000 से ज़्यादा लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में एम्प्लॉय हुए। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सहयोग से हमने ये चलाया था और अब इसका हम सेकेंड वर्जन ला रहे हैं, जिसमें CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के सपोर्ट से हम इन कार्यक्रम को चला रहे हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग बट बड़ा फुलफिलिंग असाइनमेंट है, जहाँ पे पुलिस एक प्रोएक्टिव रोल में नज़र आ रही है, पुलिस एक हेल्प करते हुए रोल में नज़र आ रही है। क्योंकि प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, जो आज तक ये माना जाता था कि पुलिस पेट्रोलिंग करे, पुलिस पहरेदारी करे और या पुलिस जब क्राइम हो जाए तो उनको पकड़े, लेकिन यहाँ पे जो हम कहते हैं पुलिस में एक होता है निप इट इन द बड। तो जहाँ पे हम देखते हैं कि कोई पोटेंशियल ऑफेंडर हो सकता है या विक्टिम्स की फैमिली है या क्रिमिनल्स की फैमिली है जिनका कोई दोष नहीं है या जो फर्स्ट टाइम बुरी संगत में पड़ गया और वो क्राइम कर रहा है, तो ऐसे लोगों को क्राइम से रोकना और जो रेसिडिविज्म कहा जाता है कि दोबारा क्राइम में संलिप्त होना, इस रेसिडिविज्म से उनको रोकना, ये अपने आप में एक बड़ा फुलफिलिंग एक्सपीरियंस है। तो सर जब टेक्नोलॉजी फ्रॉड की और इन सारी चीज़ों की बात आती है तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग की भी बात आती है। तो जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं वो उस तरीके की, बिकॉज क्रिमिनल्स आर स्मार्टर, वो नई नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे टाइम पर क्या दिक्कत आती है? क्या हम लोग पीछे रह जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि ट्रेनिंग देना और तमाम चीज़ें, इससे इन्वेस्टिगेशन डिले हो रहा है? देखिए, जो टेक्नोलॉजी है, अगर आप बात कर रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं कि CP साहब का बहुत बड़ा फोकस एरिया है। और अगर आप रिसेंट जो हमारा इंडक्शन भी देखें हर लेवल पे, चाहे वो सिपाही हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, चाहे दानिप्स हों, IPS हो, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी के जो जानने वाले लोग हैं, टेक्नोलॉजी की जिनके पास डिग्रीज हैं या जिनके पास नॉलेज है, वो लोग अब पुलिस फोर्स को डिफरेंट लेवल्स पे ज्वाइन कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो टेक्नोलॉजी से हमारा फैमिलियराइजेशन है वो काफ़ी बड़ा है। इसके अलावा जो डिफरेंट इंडक्शन ट्रेनिंग होती है उसमें भी हम टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग देते हैं। और चाहे आप बीट बुक देखें, जहाँ पे अब रादर देन एक पुराना रजिस्टर के जगह वो अपना एक मोबाइल लेके घूम रहा है और उसी पे सारी इन्फॉर्मेशन है। तो हम आज चाहे CCTV कैमरों को देखें, तो जितनी भी कोशिश हमारी है वो यही चल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग टेक्नोलॉजी को इंडक्ट करें। और जब भी कोई टेक्नोलॉजी इंडक्शन होता है तो उसके साथ साथ जो स्टाफ होता है उनकी भी ट्रेनिंग होती है। इस समय में, कोविड के समय में, हमारी ट्रेनिंग जो है, एक फ़ायदा मिला कि ऑनलाइन ट्रेनिंग का इंट्रोडक्शन हुआ तो फिजिकल डिस्ट्रप्शन भी कम होता है, तो काफ़ी मात्रा में ऑनलाइन ट्रेनिंग भी चल रही है। सर नया साल है, उस पर मेरी जनता के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि हम लोग तो अमूमन उनको हिदायतें देते रहते हैं, लेकिन आपके माध्यम से अगर कुछ हमारी जनता को एक मैसेज जाए नए साल के ऊपर तो वो बेहतर होगा। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा दिल्ली पुलिस की तरफ से कि हम लोग यही चाहेंगे कि हम अपना कार्य बखूबी करें और आप सुरक्षित रहें, आप सेफ रहें, आप सिक्योर रहें और पुलिस को हमेशा अपना साथी मानें, पुलिस को हमेशा अपना सहयोग दें। अगर कहीं पे आपको लगता है कि कोई कमी हो रही है तो निश्चित तौर से सीनियर अधिकारियों के संज्ञान में लाएं, हम लोग उस चीज़ का बखूबी निवारण करेंगे। और अंत में मैं यही चाहूँगा कि जो इस समय कोविड भी जो दोबारा एक वेव आई है, तो इसमें कोविड की गाइडलाइंस का भी पालन करें
और इनकी अनुपालना करने में दिल्ली पुलिस को अपना सहयोग दें। धन्यवाद। मेरी आपसे एक गुजारिश है, आप बहुत मेहनत से अपना पैसा जोड़ते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले हो जाइए सावधान और होशियार। आपकी अलर्टनेस आपको तो बचाएगी, साथ में अगर आप किसी चपेट में आ जाते हैं तो सहयोग कीजिए पुलिस का और अलर्ट रहिए। वहीं अगर बात आती है मेरी युवा पीढ़ी की, तो ड्रग्स से ज़रा दूर रहिए। नया साल है, जश्न मनाइए, लेकिन प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। ओमिक्रॉन वायरस भी है तो थोड़ा सा अपने तक सीमित होके नया साल बनाइए और क्रिमिनल से और फ्रॉडस्टर से रहिए ज़रा दूर। और क्रिमिनल्स के लिए बिवेयर, किसी भी वक्त आप हो सकते हैं पुलिस की गिरफ्त में। मिताली चंदोला, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, दिल्ली।